देखिए अपन राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के क्या पढ़ रहे हैं बताओ? स्रोत। इनमें सबसे पहले हमने पढ़ा था सभ्यताएं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इसको हमने दो भागों में बांटा। एक तो इसमें हमने पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत। कैसे स्रोत बताओ? और एक हमने बताया था ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है ना, साहित्यिक स्रोत कह सकते हैं जिन्हें। अब इस पुरातात्विक स्रोत में हमने सबसे पहले बात की थी सभ्यताओं की, जो हम पढ़ चुके हैं। जो हम क्या कर चुके बताओ? पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद सिक्के बताए होंगे, लेकिन इसके बाद अगर सबसे बढ़िया जो माने जाते हैं वो किनको माना जाता है? अभिलेखों को। उसके बाद अगर बात करें तो सिक्के कह सकते हो आप। सिक्कों से भी हमें जानकारी मिलती है, जिनकी बात मैं बता चुका था। अगर राजस्थान में आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में मिले सबसे प्राचीन सिक्के कौन से थे, तो राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के कौन से थे बताओ? आहत सिक्के। इन आहत सिक्कों पर 5 आकृति होने के कारण इन्हें क्या भी कहा जाता था? पंचमार्क सिक्के। लेकिन फिर भी हम कुछ सिक्कों की स्पेशली बात करेंगे, जैसे झाड़शाही, अकयशाही, विजयशाही। ऐसे ये कई सिक्के जो अलग अलग राजवंशों के द्वारा अपनी पहचान के लिए चलाए गए थे, तो उनकी भी अपन बात करेंगे। उसके बाद स्मारक आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप कह सकते हो ताम्रपत्र वगैरह ये आते हैं, ठीक है ना। ताम्रपत्र वगैरह इनमें बात कर लेंगे, इनकी अभिलेखों में। और इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे प्राचीन ग्रंथों की। किन की बात करेंगे बताओ? ग्रंथों की बात करेंगे, ठीक। तो अपन सेकंड नंबर पे अगर इतिहास को जानने का सबसे शानदार अगर स्रोत लेते हैं तो वो कौन सा आता है बताओ? अभिलेख। आपने पढ़ा सभ्यताएं, हमने हमारे राजस्थान में कई सभ्यताएं प्राचीन कालीन कई सभ्यताएं विकसित हुई थी। उनसे हमें बहुत शानदार जानकारी मिली थी। कहाँ से क्या मिला था, कहाँ से क्या मिला था, किस चीज़ की क्या जानकारी मिली थी, वो हम इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सभ्यता वाले में जो भी बंधु पढ़ रहे हैं यहाँ पर या पर नहीं पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग हैं उनको हमने अगर वो आगे भी पढ़ना चाहें तो सभ्यताओं वाले सारे जो भी है, जितना भी हमने पढ़ाया लास्ट में, सारे टॉपिक हमने वीडियो बना के डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो आप उन वीडियो अगर समझ में नहीं आता है आपके यहाँ पे, जैसे किसी का मूड खराब होता है सुबह के टाइम, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा करके आया है, तो कभी ना कभी दिन में एक बार तो मूड सही रहता ही है ना, रहता है या नहीं रहता है। तो उन वीडियो को आप जब देखा करो, जब अपना मूड बिल्कुल फ्रेश होता है, तो उस समय आप दोबारा से रिपीट किया करो उनको। कोई शब्द आप पे गलत लिखने में आ गया तो उसको आप पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको ये सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छा समझ में वही आता है जिस टीचर से हम यहाँ पढ़ रहे हैं वाकई में। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं जो दुनिया भर की बातें बता देते हैं और उसके बाद वो फालतू भी बातें कहीं कर देते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ जिससे हम पढ़ रहे हैं वाकई में हमारे पास नोट्स लिखे हुए हैं जिसके, वो अच्छा समझ में आता है, ठीक है ना। तो सबसे सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे अभिलेखों की। तो कोई मेरे को जल्दी बताओ अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? या फिर भारत में सबसे पहले अभिलेख चलाने का जो प्रचलन किया था वो किस शासक ने किया था? ध्यान देना, अभिलेख। अभिलेखों की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है बताओ? एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है ना। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। यहां से धीरे धीरे समझते रहना। अगर मैं बात करूं कि भारत में इनका सबसे पहले प्रचलन किसने किया था, सबसे पहले प्रचलन भारत की बात कर रहा हूं मैं, विश्व में तो सबसे पहले ईरान में हुआ था इनका प्रचलन।
और भारत में इनका प्रचलन किया था सम्राट अशोक ने, अशोक मौर्य ने। किसने किया था बताओ? मौर्य वंश का शासक था अशोक मौर्य ने, इसने भारत में सबसे पहले अभिलेखों का प्रचलन किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो अभिलेखों के अंतर्गत और क्या क्या आते हैं, इनके अंतर्गत आप देख सकते हैं शिलालेख भी आते हैं। क्या आते हैं बताओ? इनके अंतर्गत गुहा लेख भी आते हैं, इनके अंतर्गत स्तंभ लेख भी आते हैं, और इनके अंतर्गत मूर्ति लेख भी आते हैं। अब साहब हमारे समझ में नहीं आया शिलालेख किसे कहते हैं, या शिलालेख क्या है, गुहा लेख क्या है, स्तंभ लेख क्या है, मूर्ति लेख क्या है? सिंपल सी बातें, कुछ भी नहीं है ये। शिला का मतलब आप जानते हो चट्टान। शिला का मतलब क्या होता है? चट्टान या पत्थर। तो शिला मतलब चट्टानों या पत्थरों पर लिखे गए जो लेख होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शिलालेख कहते हैं। नॉर्मली बातें लैंग्वेज लिखा देंगे, बात समझ में आ जाएगी। गुहा लेख का मतलब होता है गुहा मतलब गुफाओं में जो लेख लिखे गए हैं। गुफाएं बनाई जाती थी पहले ऋषि मुनियों के लिए, तो गुफाओं में भी चित्रकारी की जाती थी। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक बाघ की गुफा आती है, आपने नाम सुना होगा। एक यहाँ पे आपने एलोरा की गुफाएं नाम सुना है, अजंता की गुफाओं का नाम सुना है। बौद्धकालीन बहुत सारी चित्रकारी की गई है वहाँ पर, जो हीनयान संप्रदाय से महायान संप्रदाय से संबंधित है। तो ये गुफाओं के अंतर्गत चित्रकारी होती थी या लेख लिखे जाते थे, वो गुहा लेख कहलाए। स्तंभ लेख, स्तंभों पर या दीवारों पर जो चित्रकारी या फिर लेख लिखे जाते थे वो स्तंभ लेख कहलाते हैं। मूर्ति लेख, मूर्ति बना के उनके नीचे जो लेखावट की जाती है उसे मूर्ति लेख कह सकते हैं। अब आपने एक और नाम सुना होगा जिसका नाम आता है प्रशस्ति। सुना है क्या? जैसे रणकपुर की प्रशस्ति, जैसे राय सिंह की, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति अगर पूछा जाए तो राय सिंह प्रशस्ति, जो राजसमंद झील के किनारे मिलेगी आपको, ठीक है ना। और जगन्नाथ प्रशस्ति, इन प्रशस्तियों की अपन बात करने वाले आगे चल के। तो मेरे समझ में ये नहीं आई अब तक ये प्रशस्ति कहते किसे है, कौन बताएगा? प्रशस्ति कहते किसे है? तुम्हारे समझ में आई क्या प्रशस्ति का मतलब? आ रहा है क्या किसी के? अरे प्रशस्ति, प्रशंसा। देखो प्रशस्ति और प्रेसी क्या बन रहा है? प्रशंसा। जब कोई व्यक्ति या कोई वंश अपनी प्रशंसा में जो लेख लिखाता है उसी को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको केवल क्या याद रखना है? ऐसे अभिलेख, जिन अभिलेखों पर या फिर ऐसे अभिलेख जिनमें किसी वंश या किसी व्यक्ति की प्रशंसाओं का उल्लेख किया जाता है, ऐसे अभिलेख जिनमें किसी वंश या व्यक्ति की स्पेशली ओनली किसी व्यक्ति या वंश की प्रशंसाओं का उल्लेख किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रशस्ति। क्योंकि ये शब्द अगर समझ में आ गए तो आपके आगे बातें भी समझ में आ जाएंगी। अंतर याद रखना है, क्योंकि जैसे RAS की एग्जाम में होती है उनमें तो इनका अंतर ही पूछ लिया जाता है। जैसे अभी एक शब्द आने वाला है शिलालेख और प्रशस्ति, दोनों में क्या अंतर है? तो ध्यान देना, ठीक है ना। पीछे ध्यान दे रहे हैं ना, इधर ध्यान देना, इतिहास चल रहा है ये। तो ध्यान देना, इन प्रशस्तियों को तो हम किसी भी पत्र पर लिख सकते हो, किसी ताम्र पत्र पर भी लिख सकते हैं, या पत्थर पर भी लिख सकते हैं, या शिलाओं पर भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, ये केवल किस पर क्यों लिखे जाते हैं? केवल प्रशंसा में लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं बताओ? ये प्रशंसा में लिखे जाते हैं। लेकिन एक शब्द आता है जिसका नाम आता है शिलालेख। शिलालेख का मतलब क्या होता है? शिला या चट्टानों पर लिखे गए लेखों को क्या कहा जाता है? शिलालेख कहा जाता है। समझ में आया क्या? ठीक है ना। ये केवल और केवल किन पर लिखे जाते हैं बताओ? शिलाओं पर। ये केवल किन पर लिखे जाते हैं? शिलाओं पर। ये जो लिखे जाते हैं ये किसी मंदिर, बावड़ी या झीलों के किनारे लिखे जाते हैं। ये जो शिलालेख होते हैं, जैसे आपने कोई झील देखी होगी, कोई राजा ने झील बनवाई,
जैसे आपने देखा होगा एक हिस्ट्री में एक झील का बहुत नाम सुना होगा, सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील का जो मौर्य युगीन झील थी, वहां पे आपने देखा होगा उस सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था जूनागढ़ में करवाया गया था, जो गुजरात में आती है। वहां पर एक जूनागढ़ का अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है ना, आपको पता हो तो उस पर अलग अलग राजाओं ने जब जब उस झील का निर्माण करवाया था तो उस पर लेख लिखवा दिए सबने, बोले हमने भी इस झील का निर्माण करवाया, हमने भी इस झील का निर्माण करवाया है। मौर्य काल से चली आ रही झील थी, वो मौर्यकालीन पहली झील थी। तो ये जो शिलालेख लिखवाए जाते हैं किसी चट्टान पर उकेरे जाते हैं और वहाँ पर उत्कीर्ण करवा दिया जाता है। तो ये तो इनका अंतर समझ में आ जाना चाहिए आपके। उसके बाद हम आगे बात करेंगे शिलालेखों की, स्तंभ लेखों की या गुहा लेखों की, सबकी बराबर से बात करने वाले जो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कल मैंने आपको बताया होगा एक गौसुंडा अभिलेख या गौसुंडी अभिलेख बताया ना, उसकी भी चर्चा अपन करने वाले हैं, ठीक। तो देखो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो फिर अपन बात करेंगे स्पेशली। अब सबसे पहले मैं एक अभिलेख की बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। उस शिलालेख के बारे में मैंने कल भी बताया था, इसको मैं हटाता हूँ फिर आगे बात करते हैं। एक 3-4 को मैं एक साथ समझा देता हूँ, उसके बाद एक साथ एडजस्ट कर लेंगे उनको, ठीक है ना। पहले तो ये शब्द समझ में आ जाने चाहिए आपके। अगला जो मैं एक बता रहा हूँ आपको, पहला जो शिलालेख बताने वाला हूँ उसका नाम आता है घोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख बताओ? घोसुंडी शिलालेख। आप मुझे बताएंगे कि ये मिलेगा कहां पर, बताओ कहां पर मिलेगा, बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ, क्योंकि कल ही पढ़ाया है मैंने। ये मिलेगा चित्तौड़गढ़ में। कहां पर मिलेगा बताओ? आपको एक सभ्यता बताई होगी मैंने, नगरी सभ्यता, सही है गलत है? वहां पर मिला था ये। और उस समय मैंने बताया था कि नगरी सभ्यता, नगरी को पहले माध्यमिका के नाम से जाना जाता था या मेदपाट कहा जाता था, और जो सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी, सही है ना, ठीक। तो मुझे बताइए इस घोसुंडी अभिलेख की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो ध्यान देना, इसकी सबसे पहले खोज की थी 1887 में। बोलो कब? पीछे ध्यान देना, 1887 में इसकी खोज की गई थी। ध्यान देना, इसकी खोज की गई थी, ठीक है ना। आपने एक नाम सुना होगा, चलो मैं ऑप्शन देता हूं आपको। इस ग्रंथ का नाम सुना है क्या? वीर विनोद का? क्योंकि आपको बताना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। एक शानदार ग्रंथ है जिसके बारे में, मेवाड़ के बारे में, मेवाड़ के इतिहास के बारे में, और मैं तो ये कहता हूं खानवा के युद्ध के बारे में अगर सर्वश्रेष्ठ जानकारी देने वाला कोई ग्रंथ है तो उसका नाम है वीर विनोद। इस वीर विनोद के लेखक कौन थे? कौन बता रहा है, बताओ? नहीं, सही बताया, वेरी गुड, ठीक है ना, श्यामल दास। तो ध्यान देना, श्यामल दास इसका नाम था। क्या नाम था बताओ? श्यामल दास। कवि श्यामल दास के द्वारा, श्यामल दास के द्वारा, ठीक है ना, श्यामल दास के द्वारा सबसे पहले इस घोसुंडी शिलालेख की क्या की गई थी? खोज। कब की गई? 1887 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस शिलालेख का सबसे पहले अध्ययन किसने किया, तो इसका पहला अध्ययनकर्ता, ठीक है ना, अध्ययनकर्ता अगर आपसे पूछा जाए तो इसका अध्ययनकर्ता वही था जिसने नगरी सभ्यता की सबसे पहले उत्खनन किया था। तो अध्ययनकर्ता वही था जिसका नाम आता है D.R. भंडारकर। कौन था बताओ? D.R. भंडारकर। तो इससे दो बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए। नगरी सभ्यता की खोज किसने की? D.R. भंडारकर ने। इसी ने सबसे पहले इस घोसुंडी शिलालेख का क्या किया था? अध्ययन किया था। अब ध्यान देना, यहां से, ठीक है ना, यहां से हमें सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो मिलती है एक धर्म की जिसका नाम आता है पाशुपत धर्म। कौन सा धर्म बताओ? सॉरी, ठीक है ना, आपको मैंने बताया होगा वैष्णव धर्म कह दो या फिर आप कह दो इसका नाम आता है भागवत धर्म। देखो वैष्णव धर्म, वैष्णव मतलब भगवान विष्णु को समर्पित जो धर्म होता है। और आपको पता होना चाहिए कि भगवान विष्णु ने कुल टोटल 24 अवतार लिए थे, है या नहीं है बताओ? 24 अवतार लिए थे। मैंने तो आपको जब सभ्यता पढ़ाई होगी जब एक ही शब्द बताया होगा
कि यहां से वासुदेव की पूजा के पहले प्रमाण मिले हैं। वासुदेव कौन बताओ? भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण किसका रूप था बताओ? विष्णु का। तो आप चाहे वैष्णव धर्म कह दो चाहे भागवत धर्म कह दो, बात एक ही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैष्णव या भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहां से मिला है या शिलालेख कहां से मिला है, तो वो कहां से मिला है? चित्तौड़गढ़ से। समझ में आया? ठीक, तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण बातें थी ये वाली। ये क्वेश्चन आरएएस में भी पूछा था यहाँ से, ठीक है ना? तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद मैं अगली बात करने जा रहा हूं। अगली बात करने से पहले अपन इसको यहाँ तक की बात एडजस्ट कर लेते एक बार, फिर धीरे धीरे। यहाँ का नाम सुना आपने? सुना या नहीं सुना? बसंतगढ़ शिलालेख आपको मिला सिरोही में, खीमल माता के मंदिर में। वहां से आपको पता है राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेखों में नाम मिलता है राजस्थानादित्य। इसी प्रकार जैसे वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है, पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका सही उत्तर था चावड़ा वंश। कौन सा वंश? अब हमें पता नहीं है कि ये जो गौसुंडी शिलालेख है ये किस वंश से संबंधित है, लेकिन इसमें एक वंश का उल्लेख किया गया है। और कौन से वंश का? तो अगर क्वेश्चन दिया है, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वैष्णव या भागवत धर्म की सबसे प्राचीनतम जो जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो कौन सा है? गौसुंडी शिलालेख है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस गौसुंडी शिलालेख का संबंध किस वंश से है? तो किस वंश से है? गजवंश का उल्लेख मिलता है। और किस राजा का नाम मिला है बताओ? सर्वतात। और यहीं से एक प्राचीन विष्णु मंदिर का भी उल्लेख मिला है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर माना गया है। ये जो शिलालेख माना जाता है, इसे माना जाता है कितना पुराना? तो ये माना गया 2री ईस्वी पूर्व का। कब का माना गया बताओ? 2री ईस्वी पूर्व का ये शिलालेख माना गया है। तो आपको ये सारी बातें याद रखना है, ध्यान रख लेना। ये मिला कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से। खोज इसकी सबसे पहले 1887 में कवि श्यामल दास के द्वारा की गई थी, जिसने एक ग्रंथ लिखा था वीर विनोद। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये श्यामल दास और वीर विनोद ग्रंथ का संबंध किस वंश से है? तो इसका संबंध है मेवाड़ वंश से। कौन से वंश से बताओ? इस ग्रंथ में मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, तो मेवाड़ की जानकारी देने वाला है। और ये जो श्यामल दास है ये मेवाड़ वंश का एक राणा हुआ था जिसका नाम था सज्जन सिंह। कौन सा सिंह? ये सज्जन सिंह का दरबारी कवि था, चारण था। चारण काम यही करते थे, लिखने का ग्रंथ। तो इनके नेतृत्व में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कवि श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? तो मेवाड़ के राणा सज्जन सिंह के। हालांकि ये बातें आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन नॉर्मली आपको ध्यान आ जाना चाहिए उस समय। ठीक, तो ये बात यहाँ तक की होती है। उसके बाद अगले शिलालेख की ओर चलता हूँ मैं। ये बात यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अगला अगर आपने नाम सुना हो तो कणसभा शिलालेख आता है। सुना है क्या नाम? नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूँ। देखो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गलत क्वेश्चन होना नहीं चाहिए बस। तो एक आपने नाम सुना होगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं कणसभा शिलालेख, अब कौन बताएगा मुझे? जल्दी कमेंट करके बताओ कि कणसभा शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था। तो कणसभा शिलालेख देखो कैसे कणसभा और कैसे कोटा कहां से मिला था बताओ? कोटा से मिला है। बस इसमें आपको एक लाइन याद रखनी है, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसे माना जाता है मौर्यकालीन। कौन से वंश के समकालीन? मौर्य वंश के समकालीन माना जाता है। और मौर्य वंश के एक शासक का इसमें उल्लेख किया गया है। तो मौर्य वंश के शासक धवल का उल्लेख मिलता है इसमें। किसका उल्लेख मिलता है? अब एक और बताता हूं इसी के साथ, बस इतनी जानकारी है इसकी। एक और आता है जिसका नाम आता है मानमोरी शिलालेख। कौन सा शिलालेख? मानमोरी शिलालेख। ये मानमोरी शिलालेख जो आता है ये आता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे आता है बताओ? चित्तौड़गढ़ में आता है ये। अब ध्यान देना, ये चित्तौड़गढ़ में जो आता है इस शिलालेख का संबंध भी मौर्य वंश से है। कौन से वंश से है बताओ? मौर्य वंश से है। मतलब दोनों का संबंध कौन से वंश से है बताओ? मौर्य वंश से। तो एग्जामिनर ने यही पूछा था कि बताइए मौर्य वंश से संबंधित शिलालेख है।
मौर्य वंश से संबंधित शिलालेख है, उसने अलग अलग का ऑप्शन दिए थे, एक कर्णसभा और मानमोरी भी दिया था। तो दोनों के दोनों किससे संबंधित है बताओ? मौर्य वंश से। अब इसमें तो धबल का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें एक मौर्य वंश के शासक का उल्लेख किया गया है जिसका नाम आता है चित्रांगद। नाम सुना है क्या बताओ? सुना होना चाहिए, ये इसका सबको पता होना चाहिए। मौर्य वंश का एक शासक हुआ था जिसका नाम आता है चित्रांगद, ठीक है ना? चित्रांग आ जाए तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना? तो इसका उल्लेख किया गया है, इसी चित्रांगद के द्वारा एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, ऐसे कहा जाता है। किस दुर्ग का बताओ? चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण। कौन से दुर्ग का निर्माण? चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण मिलता है, बोलो कौन से, किसके द्वारा करवाया गया था? चित्रांगद मौर्य के द्वारा। चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। तो इसकी जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है बताओ? मानमोरी से। समझ में आया ना? तो दोनों के दोनों ही आपको ध्यान रखना है, मौर्य वंश से संबंधित हैं, ठीक है ना? तो इनको अपन की एक प्रचलित है एक कहानी। इस मानमोरी शिलालेख के बारे में कहा जाता है, इसमें मतलब आपको पता है अमृत मंथन हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था बताओ? देवता और दानवों के मध्य में, उसकी कहानी का उल्लेख मिलता है। तो ये जो कर्नल जेम्स टॉड को बहुत बढ़िया लगा था ये शिलालेख। कर्नल जेम्स टॉड को लगा कि यार ये तो मेरे पास होना चाहिए, मतलब ये तो मेरे पास रहना चाहिए। तो इस मानमोरी शिलालेख को कहते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड इंग्लैंड ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहा था? इंग्लैंड ले जा रहा था। लेकिन ले जाते मतलब असंतुलन, मतलब स्थिति, मतलब हैरान हो गया, परेशान हो गया। तो कर्नल जेम्स टॉड ने सोचा रे यार वजन ज़्यादा है, इसको पटक चलते हैं। तो कहते हैं कि दूसरे लोगों के भी हाथ नहीं लगे ये, इसलिए कहते हैं इस मानमोरी शिलालेख का वर्तमान में उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि इसको समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में किसने फेंक दिया? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो कहते हैं कि इसको इंग्लैंड ले जाते समय कर्नल जेम्स टॉड ने कहाँ पर फेंक दिया बताओ? समुद्र में, ठीक है ना? तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए राजस्थान का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया? भाई लैंग्वेज बना दी एग्जामिनर ने और नाम दे दिया अलग अलग, कंसबा, मानमोरी, वर्डी, ठीक है ना, बिजोलिया, अलग अलग नाम दे देता है। तो आपको क्या याद रखना है? मानमोरी। तो एक लैंग्वेज और सेट करते हैं अपन इसमें, लिखना। देखो नाम सुना हो तो बताओ मेरे को। एक आता है बरबत का शिलालेख। कहाँ का शिलालेख बताओ? देखो वैसे बरबत और वैसे ही मिलेगा बयाना में। कहाँ पर मिलेगा बताओ? और बयाना हमें कहाँ मिलेगा? भरतपुर में। शाबाश, इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना? लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस बरबत शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था, अर्थात इसके उत्कीर्णकर्ता अगर आपसे पूछा जाए तो इसके उत्कीर्णकर्ता कौन थे बताओ? उसके उत्कीर्णकर्ता जो थे वो मैं आपको बता दूं, अकबर की पत्नी थी। अकबर की पत्नी जिसका नाम आता है मुगल, जिसका जहांगीर ने नाम दिया था। जहांगीर ने नाम दिया था, आपको पता होना चाहिए जहांगीर ने क्या नाम दिया था, जिसको जहांगीर ने बढ़िया शानदार तरीके से नाम दिया था मरियम। उज्जमानी। इसी को जाना जाता है, भारतीय हिंदू भाषा में अगर बात करें तो इसे जाना जाता है हरखाबाई के नाम से, इसी को जाना जाता है जोधाबाई के नाम से। और आप मुझे कमेंट करके बताओ तुरंत के तुरंत कि ये मरियम उज्जमानी कहाँ की राजकुमारी थी? शाबाश, ये आमेर की थी, ये भारमल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी बताओ? भारमल की। इसकी और अकबर की शादी सावर में होगी। सावर में टेंट हाउस लगवाएंगे, डीजे बजवाएंगे। ओके, जब अपन पढ़ेंगे कछवा वंश का इतिहास। कौन सा इतिहास? कछवा वंश का इतिहास। तो इसी मरियम उज्जमानी ने एक बावड़ी बनवाई थी और बावड़ी बनवा के इस बरबत का शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा बताओ? बयाना, भरतपुर से। एक तो ये याद रखना है। एक और मैं बता देता हूँ, एक और आता है जिसका नाम आता है बडली का अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। बडली का शिलालेख आप कह सकते हो, बडली का शिलालेख, इसको ध्यान देना।
तो आप मुझे बताओ ये बडली का शिलालेख मिलेगा कहां से? देखो, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है इसे। और एक मंदिर मिलता है जिसका नाम आता है बिलौत मंदिर। कौन सा मंदिर? बिलौत मंदिर आता है, बिलौत मंदिर। और ये बिलौत मंदिर मिलेगा अजमेर के निकट ही मिलता है। ये कहां पर मिलता है बताओ? अजमेर के निकट मिलता है। तो एक बिलौत मंदिर आता है, तो बिलौत मंदिर में ये अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख में ईस्वी का भी उल्लेख किया गया है, 443 ईस्वी पूर्व का उल्लेख है इसमें। तो इससे क्वेश्चन क्या बना हुआ है वो आपको ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसे माना जाता है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है बडली के शिलालेख को। और ध्यान देना, इस बडली के शिलालेख की खोज किसने की थी ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर इसका खोजकर्ता अगर आपसे पूछा जाए तो इसके खोजकर्ता माने जाते हीराचंद, गौरी शंकर। याद आया क्या? शाबाश, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो कहाँ के निवासी थे? शाबाश, सीकर के निवासी थे। तो इनके द्वारा क्या की गई थी? खोज। तो ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जाता है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसे माना जाता है? किसे माना जाता है बताओ? बडली के शिलालेख को। तो इन दोनों को एडजस्ट करते फिर आगे बढ़ते हैं। शिलालेख, अब ये मैं नहीं कह सकता कौन सी एग्जाम में आया है, लेकिन आया जरूर है ये। तो बताओ आप मुझे, ये चीरवा का शिलालेख मिलेगा कहां पर? चीरवा का शिलालेख, तो पहली बात तो ये चीरवा ग्राम में मिलेगा। ये कौन से ग्राम में मिलेगा बताओ? चीरवा ग्राम। और चीरवा ग्राम कहाँ मिलेगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, चीरवा ग्राम हमें मिलेगा उदयपुर में। कहां पर मिलेगा बताओ? उदयपुर में मिलेगा। अब आपको ध्यान रखना है इसका रचयिता कौन था। इसका रचयिता रतन प्रभु सूरी, और एक और था देव दर्शन। ठीक, लेकिन उत्कीर्ण करता कोई और ही था, जिसे शिल्पी आप कह सकते हो। और इसका शिल्पी था देलहन, और ये पेपर में पूछा गया देलहनी। 1273 में इसकी 1273 ईस्वी में इसको उत्कीर्ण किया था, या इसको शिल्प किया था, इसको लिखा था। और इससे हमें जानकारी मिलती है मेवाड़ के इतिहास की। तो टोटली बात ये है, ये किस मेवाड़ के शासक के समय? तो समर सिंह के समय। ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ तक की बात आप एडजस्ट कीजिए, उसके बाद 2 लाइन है वो मैं बताता हूँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बोलो क्या? शाबाश, छठवां शिलालेख आपको बताना है। मैंने कहा था कि बड़वा यूप का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? कोटा म्यूजियम। वेरी गुड, ये हमें प्राप्त हुआ है कहां से बताओ? कोटा से। कहां से प्राप्त हुआ है? कोटा से। और आपसे जो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक वंश की जानकारी देता है ये, मोकरी वंश। कौन सा वंश? कि मोकरी वंश की प्राचीनतम जानकारी देने वाला जो अभिलेख शिलालेख है वो कौन सा है? मोकरी वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम शिलालेख कौन सा आता है? बड़वा का शिलालेख। ठीक है ना? बड़वा का शिलालेख। इसमें आपको ध्यान रखना है, इससे हमें मोकरी वंश की क्या मिलती है? जानकारी। एक तो ये याद रखना है, इसमें मोकरी वंश के 3 शासकों के, कितने? 3 शासकों का उल्लेख किया गया है। 3 शासकों के नाम मिलते हैं, और उन 3 शासकों के अलग अलग 3 अभिलेख भी लिखे गए हैं, मतलब 3 शिलालेख लिखे गए हैं। तो वो कौन कौन से देखते हैं अपन। एक का नाम है, यहाँ के एक शासक का नाम आता बलवर्धन। क्या नाम आता है बताओ? एक का नाम आता बल सिंह। क्या नाम आता है बताओ?
और एक का नाम आता है सोमदेव। क्या नाम आता है बताओ? सोमदेव। एक तो आता है बलवर्धन, एक आता है बल सिंह और एक आता है सोमदेव। इनके तीनों के अलग अलग अभिलेख मिले हैं। तो एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था कि बड़वा यूप शिलालेख से कुल कितने अभिलेख या शिलालेख मिले हैं? तो कुल कितने मिले बताओ? 3 शिलालेख मिले हैं। एक तो किसका मिला है बताओ? एक किसका मिला है बताओ? और एक किसका मिला है बताओ? सोमदेव का। बात समझ में आ गई क्या? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस इतनी सी जानकारी आपको याद रखना है। एक आता है अगला 7वां, आप ले सकते हैं इसको, अपराजित का शिलालेख। अब जल्दी कमेंट करके बताओ ये कहाँ से मिला है, फिर एक साथ में आपको इनको बता दूंगा। अपराजित का शिलालेख कहाँ से मिला है ये हमें? तो ध्यान रखना है, ये हमें मिला है उदयपुर से। कहाँ से मिला है बताओ? उदयपुर का एक शासक हुआ था, मतलब एक गोहिल वंश का एक शासक हुआ था, छोटा मोटा शासक था। तो गोहिल वंश का एक शासक हुआ था जिसका नाम, खुद का नाम ही अपराजित आता है, नाम ही अपराजित है। तो उसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया ये शिलालेख है जिसे अपराजित का शिलालेख कहा जाता है। लेकिन ये नहीं पूछा है उसने कि ये मिला कहाँ, उसने ये पूछा कि इस शिलालेख का लेखक कौन था। एग्जाम में क्या पूछा है वो याद रखना है आपको। ये पूछा था कि अपराजित के शिलालेख का लेखक कौन था। अब मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका लेखक कौन था। ठीक है ना? बहुत सारे लोगों का मेरे को यहां से जवाब आया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। इसका लेखक आता है गजोधर। क्या नाम आता है बताओ? गजोधर। सही बताया बिल्कुल। तो गजोधर, इस गजोधर के द्वारा ये अपराजित का शिलालेख लिखा गया था। समझ में आया क्या? ठीक, तो ये बात हो गई इसकी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं एक और शिलालेख आता है जिसका नाम आता है आबू का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? आबू का शिलालेख। फटाफट बताइए ये कहाँ से मिलेगा, कौन से जिले से मिलेगा बताओ? शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट हो रहे तुम तो। ठीक है ना? सिरोही से मिला। कहाँ से मिला बताओ? सिरोही से। इसमें हमें जानकारी मिलती है, ठीक है ना, आबू के शासकों की जानकारी मिलती है। कहाँ के शासकों की बताओ? आबू के शासकों की जानकारी मिलती है। अब ये भी नहीं पूछा उसने कि आबू के चंदेल शासक या परमार शासकों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। उसने ये पूछा था कि आबू के शिलालेख का रचयिता कौन था, मतलब किसने लिखा ये भी उसने ये पूछ लिया। जैसे यहाँ से क्वेश्चन उठाया ऐसे यहाँ से उठा लिया। तो इसका भी तुम्हें ध्यान रखना है कि इस शिलालेख का लेखक कौन था। तो इसका लेखक आपको ध्यान रखना है, छोटा सा, ये राजस्थान पुलिस में ही आया, मुझे पता नहीं है, जहाँ तक उसी में आया हुआ। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है आबू का शिलालेख जो लिखा गया था वो लिखा गया था शुभ चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा बताओ? शुभ चंद्र के द्वारा लिखा गया था। ज़्यादा इनकी कोई खास बातें नहीं है, बस इतने से ही पूछ लेते, इतने छोटे क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं। तो ये 3 शिलालेख आपके समझ में आ जाने चाहिए। इन 3 शिलालेखों को सेट करते फिर आगे की बात करते हैं अपन। ठीक है ना? आओ, लेख आता है या शिलालेख आता है, उसका नाम आता है घटियाला। ये भी पूछा गया है कि घटियाला का शिलालेख कहाँ से मिला है। घटियाला से हालांकि बहुत शिलालेख मिले हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक शिलालेख फेमस मिला है यहाँ से। आपको ध्यान रखना है ये घटियाला का शिलालेख मिला है, बोलो कहाँ से बताओ? जोधपुर से। कहाँ से मिला है? जोधपुर से। और ये घटियाला का जो शिलालेख है ये प्रतिहार वंश, कौन से वंश बताओ? प्रतिहार वंश का एक शासक है जिसका नाम है कक्कुक। क्या नाम है बताओ? कक्कुक। अपन जब प्रतिहार वंश पढ़ेंगे तब भी इसका नाम मैं बताऊंगा आपको आगे। तो प्रतिहार वंश के शासक कक्कुक ने इसे उत्कीर्ण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? कौन से नंबर था अभी बताना? ठीक है ना? 10वें नंबर पे इसको ले लो। 11वें नंबर पे अपने हिसाब से 11वें नंबर पे एक प्रशस्ति आती है जिसका नाम आता है जगन्नाथ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? और आपको मैंने प्रशस्ति के बारे में बताया होगा, प्रशस्ति तो वो होती है जिसमें किसी की प्रशंसा की जाती है। ठीक है ना? लेकिन आपको ये याद रखना है ये मिली कहाँ से है। तो ये मिली कहाँ से बताओ? उदयपुर से। और आपको इम्पोर्टेंट तरीके से ये याद रखना है कि इस
प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रशस्ति का रचयिता मेरे को फटाफट कमेंट करके बताइए कौन था। जगन्नाथ प्रशस्ति इंपोर्टेंट है। इस जगन्नाथ प्रशस्ति से ही सबसे ज़्यादा हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। अगर हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी देने वाला अगर कोई स्रोत है या प्रशस्ति है तो वो कौन सी है बताओ? जगन्नाथ प्रशस्ति। तो आपको पता होना चाहिए इस प्रशस्ति का जो लेखक था उसका नाम आता है कृष्ण भट्ट। क्या नाम आता है बताओ? कृष्ण भट्ट। इस प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है मेवाड़ का एक शासक हुआ था जिसका नाम आएगा बप्पा रावल। गोहिल वंश का शासक था। कौन से वंश का बताओ? ये गोहिल वंश का शासक था। गोहिल वंश के शासक बप्पा रावल से लेकर गोहिल वंश के शासक बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ का एक शासक हुआ था जिसका नाम आता जगत सिंह। कौन सा सिंह? जगत सिंह तक की हमें जानकारी देने वाला जो स्रोत है या प्रशस्ति है उसका नाम क्या आता है बताओ? जगन्नाथ प्रशस्ति। और इस जगन्नाथ प्रशस्ति के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसी प्रशस्ति से हमें हल्दी घाटी युद्ध की, कौन से युद्ध की बताओ? हल्दी घाटी युद्ध की क्या मिलती है बताओ? जानकारी। तो आपसे अगर पूछा जाए हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी का स्रोत किस प्रशस्ति को माना जाता है? क्या कुंभलगढ़ प्रशस्ति को माना जाता है? क्या विजय स्तंभ को माना जाता है? क्या राज प्रशस्ति को माना जाता है? या जगन्नाथ प्रशस्ति को माना जाता है? जगन्नाथ प्रशस्ति। ठीक है ना? ध्यान रखना है इस बात को भी। आगे बढ़ेंगे, पहले इनको एडजस्ट करते हैं। तो 12वें नंबर का जो शिलालेख आप बात करने जा रहे हैं उसका नाम आता है हर्ष पर्वत का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? अब जल्दी मुझे कमेंट करो जो भी दोस्त मेरे को देख पा रहे हैं, ये कहाँ से प्राप्त होगा हमें? शाबाश, आपको पता होना चाहिए ये हमें मिलेगा सीकर से। अब देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा था उसने ये पूछा था कि पाशुपत संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? पाशुपत संप्रदाय के बारे में प्राचीनतम जानकारी देने वाला जो शिलालेख है वो कौन सा है? तो पहले अपन इसकी थ्योरी समझते हैं। देखो यहाँ पर ये जो शिलालेख लिखा हुआ है ये काले पत्थर पर लिखा हुआ है। किस पर लिखा हुआ है? ये बिल्कुल काले पत्थर पर लिखा हुआ है ये शिलालेख। और काले पत्थर पर लिखा हुआ है, हर्ष पर्वत का शिलालेख लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो शिलालेख है ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और पाशुपत संप्रदाय से संबंधित यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, अर्थात पाशुपत संप्रदाय से संबंधित शिव का मंदिर बना हुआ है जिसे हर्ष का मंदिर कहा जाता है। किसे का मंदिर कहा जाता है बताओ? हर्ष का मंदिर कहा जाता है। आपने एक प्रचलन भी है, यहाँ पे देवताओं का उद्धार किया था भगवान शिव ने, ऐसे भी कहा जाता है। और एक प्रचलन ये भी है कि यहाँ पर हर्ष की बहन हुआ करती थी जीन माता, रिद्धिबाई उसका नाम आएंगे। ठीक है ना? तो जीन माता का भी यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना? जीन माता का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? सीकर में। तो रूठ के आ गई थी, जब अपन देवी पढ़ेंगे तो जीन माता भी पढ़ेंगे वहाँ पे। तो कहते हैं कि यहाँ पे आके जीन माता यहाँ पे भक्ति करने लग गई थी और उसका जो भाई था उसका नाम था हर्ष। तो आमने सामने बैठ के यहीं पर भक्ति करने लग गए थे। उसके बाद इसी पर्वत पर आके ये लीन हो गए थे, समाधि ले ली थी। तो ऐसी स्थिति में इनके कारण भी ये जो जगह है वो फेमस मानी जाती है। लेकिन यहाँ से शिलालेख मिला है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित शिलालेख था। और पाशुपत संप्रदाय किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। इस पाशुपत संप्रदाय के भारत में सर्वाधिक जो प्रमाण मिलते हैं या सबसे ज़्यादा इसके जो अनुयायी है वो कहाँ पे है बताओ? कर्नाटक में। आपने एक और संप्रदाय देखा होगा जिसका नाम आता है लिंगायत। ठीक है ना? एक पाशुपत। तो ये दोनों संप्रदाय अपने भारत के दक्षिण भारत में कर्नाटक में बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इसलिए ये दोनों फेमस है। उसके बाद ठीक है ना, इसकी बात अपन करते हैं। एक और शिलालेख आता है जिसका नाम आता है राजौरगढ़ का शिलालेख। कौन सा? राजौरगढ़ का शिलालेख। इसकी केवल आपको लोकेशन बतानी है कि राजौरगढ़ का शिलालेख कहाँ से मिला है हमें। राजौरगढ़ का शिलालेख आपको ध्यान रखना है, ये मिला है हमें अलवर से। कहाँ से मिला है बताओ? अलवर से।
एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कहाँ से मिला है। फारसी भाषा का, दोस्तों फारसी भाषा जो मुगलों की राजकीय भाषा थी, तो फारसी भाषा का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कहाँ से मिला है, बोलो। तो आपको ध्यान रखना है, अजमेर की दरगाह से मिला है। कौन सी दरगाह से? अजमेर की दरगाह से मिला है, ध्यान रखना। और अजमेर की दरगाह आपको पता है किसकी दरगाह है, बताओ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके साथ आया था? मोहम्मद गोरी के साथ, तराइन के दूसरे युद्ध के समय, अर्थात कह सकते 1192 में। जो इसको बहुत अच्छा लगा था, अजमेर जो यहाँ पे बस गया था, जिनकी आज वर्तमान में सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक, मतलब सभी लोगों के धर्मों के लिए ये खुला हुआ है, जिसे आप कह सकते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे सांप्रदायिक, ठीक ना, सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। तो ये कहाँ पे है बताओ? अजमेर। तो यहीं से हमें मिला है फारसी भाषा का सबसे प्राचीनतम। उसके बाद 2-3 अभिलेख बचेंगे, उनकी अपन लोकेशन बात कर लेंगे, फिर अपन सिक्के की ओर चलेंगे, ठीक है ना। अगला जो प्राचीनतम स्रोत है वो क्या है बताओ? कॉइन्स, बोले तो सिक्के। तो हस्ती कुंडी, कोई बताएगा मुझे? हस्ती कुंडी का शिलालेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? जल्दी कमेंट करके बताओ। आपके क्वेश्चन का मुझे जवाब का इंतजार है, फटाफट बताइए। राजौरगढ़ का मैं बता चुका हूँ, इसलिए आप ये ना बताएं। और ये मुझे हस्ती कुंडी का अभिलेख फटाफट या शिलालेख आप कमेंट करके मुझे फटाफट बता सकते हैं। और एक तो ये है, ये आपको मैं दे रहा हूँ, एक आता है बुच कला का शिलालेख। देखो मैं बता देता हूँ, आपको नहीं मिल पाएंगे। ये कहाँ से मिला है? ये कहाँ से मिला है? जोधपुर से। अब एक ही लाइन में आप इसके प्रशस्तिकार का नाम भी लिख सकते हैं कि इसका प्रशस्तिकार कौन था। तो आपको इसमें लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका नाम था बाला प्रसाद। क्या नाम था बताओ? बाला प्रसाद। इसके शिलालेख का कोई भी उत्कीर्णकर्ता नहीं मिला है, तो ये दोनों भी आप एडजस्ट करो। उसके बाद आपको चलना है नेमिनाथ, या फिर आपको चलना है लून वसई शिलालेख, जो आपको सरोई में मिलेगा, ठीक है ना। तो 2-3 और हैं, उनके नाम लिख लो बस। उसके बाद अपन सिक्केन की बात करेंगे। तो एक मंदिर भी है जिसका नाम आता है पार्वती मंदिर, और इसमें प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट का उल्लेख मिलता है, जिसको आगे अपन पढ़ेंगे। नहीं लगी? पूछ ली 8 बजे।